तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। यूबीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बायोलॉजी क्लास 10th का जो कि पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिया गया है, एमसीक्यू भी कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 श्वसन तंत्र, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको बतला देते हैं कि जैव प्रक्रम और पोषण का जो भी क्लास हुआ है उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। उसमें सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो एमसीक्यू और जो क्वेश्चन आंसर कराया गया था उसका भी मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट रहेगा उसका ऑल बायोलॉजी क्लास 10 ऑल क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज डला हुआ रहेगा। उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र मतलब क्या? तंत्र का मतलब होता है कि श्वसन में जो जो अंग श्वसन करने में भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, उसी को कहते हैं श्वसन तंत्र। क्लियर है? समझ में आया? रिस्पिरेटरी सिस्टम इसे कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्वसन क्या होता है, ठीक है। श्वसन क्या होता है, तो आप लोग कहिए कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी को श्वसन कहते हैं, यही ना कहिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आइए ऐसा क्यों नहीं है, आइए उसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो श्वसन क्या है, सबसे पहला सवाल यही आता है ना। श्वसन क्या है, सबसे पहला सवाल यही आता है। श्वसन क्या है, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो श्वसन क्या है, इसका सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश कीजिएगा। श्वसन वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। अब यहाँ बोल रहा है क्रियाएं, तो कौन सी क्रियाएं, अब समझिए क्रिया के बारे में। तो यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहे हैं क्रिया के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से क्या ग्रहण करते हैं, बोलो बोलो, बाहर से क्या ग्रहण करते हैं। कहाँ तक ले वीडियो कट रहा है, इधर नहीं ना जा रहा है ज़्यादा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आ रहा है अब, ठीक है। चलिए, मतलब हमको लगा कि शायद इधर कट रहा है, इसीलिए हम पूछे। तो क्या बदला रहे थे, श्वसन। तो वे सारी क्रियाएं वैसी क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो कौन सी क्रिया है, सवाल है कौन सी क्रिया है। तो हम लोग बाहर से क्या ग्रहण करते हैं, पहले बताइए। तो बाहर से ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, ग्रहण करते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे बाहरी क्लियर दिख रहा है ना। बाहरी वातावरण से क्या प्राप्त करते हैं, तो ऑक्सीजन यानी बोले तो O2 प्राप्त करते हैं। इन्हें प्राप्त करते हैं जी। उसके बाद यह ऑक्सीजन हमारे नासिका से होते हुए हमारे फेफड़ा में जाता है ना। तो अब समझिएगा नाक क्या है, नाक क्या कर रहा है, नाक केवल एक मार्ग है, एक रास्ता है जो
श्वासन को इस रास्ते से होते हुए ले जा रहा है कहाँ पर, फेफड़ा में। तो श्वासन को हालांकि खींच कौन रहा है, श्वासन को खींच कौन रहा है, फेफड़ा खींच रहा है, नहीं खींच रहा है। ऐसे देखिए, आप जब सांस लेते हैं तो किस से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, तो खूब कस के सांस लेते हैं, फेफड़ा आपका क्या हुआ, फूल गया। जैसे ही छोड़िएगा क्या हो जाएगा, फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, नहीं सिकुड़ जाता है। तो श्वासन को खींचने का काम, यानी सांस को खींचने का काम, वायु को यानी ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन कर रहा है, फेफड़ा कर रहा है ना। और नाक क्या है, तो नाक केवल और केवल एक यह रास्ता है और यह सहायक अंग है जो कि श्वासन को अंदर लेने में मदद कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि श्वासन कौन सा अंग जो है कि खींचता है, या फिर श्वासन का सहायक अंग कौन सा हो जाएगा, तो नाक सहायक अंग हो जाएगा और खींच कौन रहा है, फेफड़ा खींच रहा है। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। अब ये ऑक्सीजन चला गया कहाँ पर बोलो, तो ये ऑक्सीजन चला गया आपका फेफड़ा में चला गया, फेफड़ा बोले तो लंग्स में चला गया। अब वहाँ पर ब्लड स्थित है ना, हमारा पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, तो उस ब्लड से मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब यह ऑक्सीजन पूरे शरीर में चला जाएगा, चला नहीं जाएगा। और हम पिछले कक्षा में यानी 9th का जब आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर, उसमें पढ़ाए थे कि हमारा शरीर जो है कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा, उत्तक का निर्माण कर देगा, और उत्तक बहुआ मिलेगा तो क्या बनेगा, अंग का निर्माण कर देगा, और अंग मिल जाएगा तो किसका निर्माण कर देगा, अंग तंत्र का निर्माण कर देगा। ये तो समझ में आ गया, अंग तंत्र का निर्माण कर देता है। तो हमारा पूरे शरीर में क्या है, कोशिका है, और यह ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया, कोशिका में, और कोशिका में स्थित है कोशिकीय ईंधन। अब ये कोशिकीय ईंधन क्या है, ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब समझिए, हम लोग भोजन करते हैं, हम आपको बायोलॉजी क्लास 10th में ही आपको पढ़ाए थे कुछ दिन पहले भोजन का पाचन तंत्र, ये पढ़ाए थे। उसमें अगर आप लोग यह नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, फिर ये जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें हम पढ़ाए थे कि भोजन हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि कोशिका का हमारा क्या हो, मेंटेनेंस हो सके, है ना, उसका मरम्मत हो सके, ठीक है। इसलिए ना पोषक का ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। अब है सवाल कि भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो भोजन में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही बोले थे स्टार्च, है कि नहीं, वो ले रहे हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, तो प्रोटीन लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, तो वसा लेते हैं, विटामिन वगैरह भी ले लेते हैं कुछ, है कि नहीं। तो हम बतलाए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है तो बदल रहा है किस में, ग्लूकोज में, और वसा का पाचन हो रहा है तो किस में बदल रहा है, वसीय अम्ल में, है ना, वसीय अम्ल में। और प्रोटीन का पाचन हो रहा है तो किस में बदल जा रहा है, अमीनो अम्ल में बदल जा रहा है। तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किस में बदल जा रहा है, ग्लूकोज में। अब जब यह ग्लूकोज हम भोजन तक कर लिए, तो ये ग्लूकोज को कोई ना कोई तो चूरने वाला होगा, तब तक जाकर हमें ऊर्जा मिलेगा, तब तक हम लोग दिन भर चार्ज रहेंगे। चार्ज रहने का मतलब हुआ कि हमें जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, तब ना हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, गाते हैं, सोते हैं, झगड़ा झगड़ी सब कुछ करते हैं, एनर्जी से ना। जरूर बोलो किसी का बकरी होगा रोडवा पर, इसीलिए वो बजा रहा है, ठीक है। तो आज इधर देखिए, तो इतना समझ में आ गया।
अब उस ग्लूकोज को कोई ना कोई तो तोड़ने वाला चाहिए ना जी, टूटेगा तब जब हमें ऊर्जा मिलेगा, है कि नहीं। तो अब इस ग्लूकोज को तोड़ने वाला होता है कौन, ऑक्सीजन भैया। ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंच गया हुआ है और वहां पर है क्या चीज, ग्लूकोज स्थित, कोशिकीय ईंधन जिसको बोल रहे हैं। अब इस कोशिकीय ईंधन को यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब इसको तोड़ने का या विखंडन करने का काम कौन करेगा, तो इसको विखंडन करने का काम करता है कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है और एक और विशिष्ट एंजाइम करता है, ठीक है, और इसको तोड़ देता है। जब ये टूट जाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया। ये तो समझ में आ गया। अरे यार क्या मुसीबत है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। हाँ, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण कौन कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन साहब कर रहे हैं, और विशिष्ट एंजाइम, हमारे शरीर से एंजाइम निकल रहा था। अब जब हम छोटी आंत के बारे में पढ़ा रहे थे, अग्नाशय के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ से कुछ एंजाइम निकल रहा था कि नहीं, तो वो सब एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ने का कार्य कर रहा है। अब ये ग्लूकोज जब टूट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, जैव ऊर्जा मिल जाएगा, और इस ऊर्जा से हम लोग दिन भर चार्ज रहेंगे, है ना। दिन भर चार्ज रहने का मतलब हुआ कि हमें एनर्जी मिल गया, ताकत मिल गया, पावर मिल गया। अब कोई भी मेरे सामने आएगा तो उसका मार डालेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, है ना। या फिर दिन भर हम लोग एनर्जी प्राप्त करके खेलते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, है कि नहीं। ये तो समझ में आ गया। अब आइए इसको समझाते हैं, यही चीज़ लिखना है। बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण किए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये चला गया कहाँ पर, बोलो कहाँ चला जाएगा, अभी बताओ जल्दी जल्दी। देख लो ये लड़की को कहाँ जा रहा है, फेफड़ा से होते हुए कहाँ चला जाएगा, तो कोशिका तक। तब ऑक्सीजन फेफड़ा से होते हुए यानी लंग से होते हुए कहाँ चला गया, तो लंग से होते हुए चला गया कोशिका, सभी कोशिकाओं तक, शरीर की सभी कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक चला गया। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। कोशिका में क्या स्थित था, कोशिकीय ईंधन। तो यहाँ पर लिखेंगे अरे यार हाँ, क्या है इसे यहाँ पर, तो कोशिकीय ईंधन है, तो यहाँ लिख लीजिए कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन बोले तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बोले थे, तो C6H12O6, C6H12O6, यही ना बोले जी, यही ना बोले थे। इतनी बातें समझ में आ गया। अब इसका क्या बोले थे, तो इसका होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण कौन कर रहा था, ऑक्सीजन और एक विशिष्ट एंजाइम। तो लिख देंगे विशिष्ट एंजाइम। क्या लिखेंगे, विशिष्ट यही ना करेगा। अब इसका क्या होगा, तो किसका, तो ऑक्सीजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, बोलिए, ऑक्सीकरण हो गया, हुआ ना जी। गलत प्रश्न।
तो चलिए, वो थोड़ा गला फंस रहा था मेरा, पानी मंगवाने के लिए भेजे हैं। चलिए, तो क्या बतला रहे थे? ऑक्सीकरण होगा, और ये ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन और एंजाइम कर रहा है। किसका? तो ग्लूकोज का कर रहा है, कर रहा है ना। अब ग्लूकोज टूट गया, और टूट के क्या मिल गया हमें? तो हमें मिल गया जैव ऊर्जा। क्या मिल गया? जैव ऊर्जा मिल गया, यानी कि एटीपी। क्या मिल गया? एटीपी मिल गया, एटीपी मिल गया। इतना बातें समझ में आ गया। अब यह जब हमें मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो? तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनर्जी, हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनर्जी, प्राप्त हो जाएगा। बोलिए, समझ में इतना आ गया? यही जो होता है इसी को बोलते हैं श्वासन। इसी को बोलते हैं श्वासन। अब समझ में आया? तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और केवल ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही श्वासन नहीं कहलाता है। ये सारी क्रिया, यानी इतना सारा प्रोसेस होता है, तो इसी को बोलते हैं श्वासन। क्लियर हुआ? समझ में आया पूरा बातें? ठीक है, इसको बोलते हैं श्वासन। ये समझ में आ गया? अब देखिए, हम क्या बोले थे? तो श्वासन किसे कहते हैं? तो श्वासन क्या है? तो श्वासन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को। अब क्रिया तो देखो, ये क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्रिया हो रहा है। तो श्वासन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जहां इसका उपयोग कर कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसे ही कहते हैं श्वासन। अब देखिए, यही नहीं, अभी और समझिए। देखिए, जब जैव ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना, उत्पादन हो रहा है, तो साथ ही साथ जब ये जल रहा है, जब ये ग्लूकोज जल रहा है, तो ऊर्जा ही केवल नहीं, यह ऊर्जा भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, और कुछ मात्रा में जल भी देता है। ठीक है? अब हमारे कोशिकाओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है ना, तो इसे फिर से पुनः इस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? और ऊर्जा को रख लिया जाता है। समझ में आया? तो जब ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होगा और जल का भी निर्माण होगा, दोनों का निर्माण होगा। ठीक है? लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह हमारे लिए हानिकारक है। ये तो समझ में आ गया? ठीक है? अब सवाल आपसे पूछेगा, फिर से इतना लिख देते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। चलिए लिखिए। तो लिखेंगे हम लोग, इसी के बारे में लिखेंगे, श्वासन क्या है। तो आंसर लिखेंगे, श्वासन क्या है, तो श्वासन के बारे में लिखेंगे, श्वासन
श्वसन वैसी क्रियाओं के श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं श्वसन वैसी क्रियाओं के सीमित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन बोले तो O2 को ग्रहण कर शरीर के, क्या लिखेंगे, शरीर के सभी कोशिकाओं तक, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है या पहुंचा दिया जाता है। किसके माध्यम से? फेफड़े के माध्यम से। तो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। समझ में आ गया? पहुंचा दिया जाता है जिसका उपयोग कोशिकीय ईंधन बोले तो क्या सीखा? ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पर? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा बोले तो एटीपी का निर्माण या उत्पादन होता है। ठीक है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड का भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है।
और इसे फिर शरीर की कोशिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये समझ में आ गया? किसको किसको रख लिया? तो ये रख लिया ऊर्जा को और जल को, कि जल की तो हमने आवश्यकता है ना। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कीजिए, फिर जो है कि आगे पढ़ाते हैं, अभी और पढ़ाना है। इसी का एक छोटा सा और डिफिनेशन है, उसको भी लिख लीजिए। क्या बोले हैं? तो वृहत रूप में क्या लिखेंगे? रूप में बृहत रूप मतलब क्या? ये बृहत रूप हुआ कि नहीं? बहुत बड़ा हुआ कि नहीं? तो बृहत रूप में श्वासन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर में जैव ऊर्जा बोले तो एटीपी का निर्माण या उत्पादन होता है। बोलिए, हो गया? ये समझ में आया? इतना हो गया? समझ में आ गया? जल्दी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी में से कुछ पॉइंट पूछा जाता है, उसको बतला देते हैं आप लोगों को। तो सवाल में पूछेगा कि आपसे पता है कि श्वासन कैसी प्रक्रिया है? पूछेगा श्वासन कैसी प्रक्रिया है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? बोलिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पूछेगा आपसे श्वासन कैसी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा श्वासन कैसी प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? श्वासन कैसी प्रक्रिया है, बोलो। चाहे ऐसे भी लिख सकता है, श्वास ऐसे छोड़ देगा, सीधे लिखेगा क्या पता है? श्वासन कैसी प्रक्रिया है, तो आंसर लिखिएगा श्वासन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, किधर गया ऑक्सीकरण? ये रहा, ऑक्सीकरण हो रहा था। तो श्वासन कैसी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल से पूछेगा, बताइए कोशिकीय ईंधन क्या है? कोशिकीय ईंधन क्या है? बोलो, कोशिकीय ईंधन क्या है, बोलो। तो कोशिकीय ईंधन कितने है? ये रहा। तो कोशिकीय ईंधन में क्या है? तो ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज। और इसको बोलते हैं क्या चीज? तो C6H12O6 होता है, यही होता है जी। ये समझ में आ गया? अब कोशिका है, इसका बोलते हैं ग्लूकोज का दहन कौन करता है? सवाल आपसे पूछेगा ग्लूकोज का दहन कौन करता है, यह ना पूछेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, इसका दहन, किसका दहन? तो ग्लूकोज का दहन, दहन मतलब जलना, ग्लूकोज का दहन O2 यानी कि ऑक्सीजन करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं प्रत्येक चीज जो है कि आपको लिखवा ही दूं, आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है कि याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपसे सवाल में पूछेगा क्या, ग्लूकोज का क्या हुआ? इसका दहन हो गया, इसका दहन हुआ ऑक्सीजन के द्वारा, तो ग्लूकोज का दहन होगा तो क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, यानी जैव ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा मिलेगा तो ऊर्जा को क्या बोले थे? एटीपी बोले थे। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बोले तो एटीपी। इसको मिटा देते हैं, ये तो लिख लिया है। ऊर्जा बोले तो क्या? एटीपी। आप डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा क्या पता है? एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। क्या पूछेगा? एटीपी का फुल फॉर्म। तो ए से एडिनोसिन, एडिनोसिन, और टी से क्या होता है? तो ट्राई, इससे होगा फॉस्फेट। फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यहाँ ई होगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। तो मेंशन बोलिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ये सवाल जो है कि आपसे पूछ सकता है, तो ये भी जो है कि याद रखिएगा। इतना चीज़ें जो है कि आपको याद रखना है। पहले ये अच्छा तरह से लिखना है जो हम लिखे थे क्रिया, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखना है। इसका दो गो डिफिनेशन बताया है, पहला डिफिनेशन और दूसरा डिफिनेशन, ये दोनों लिख लेना है। तब उसके नीचे ये वाला लिखना है, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कोशिकीय ईंधन क्या है? तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र लिख लीजिएगा। इसका दहन कौन करता है? तो O2 करता है, यानी ऑक्सीजन करता है। इससे क्या मिलता है हमें? तो ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा बोले तो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ये लिख लीजिएगा इस तरह से। समझ में आया? इतना हो गया है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका एक समीकरण होता है, इस डिफिनेशन का एक समीकरण है, वो आपको समझा देते हैं। इसको इरेज कर दे एक बार, शॉर्ट ये सब समझ लीजिए, उतार लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। ताकि आगे मुझे समझाना है ना, तो समझने के लिए तो इसको अच्छा तरह से इरेज करना होगा ना। इतना समझ में आ गया ना? आप देखिए क्या बोल रहे हैं। इसका एक सूत्र होता है। हम लोग क्या क्या ले रहे थे? तो ग्लूकोज ले रहे हैं। तो ग्लूकोज से क्या मिलेगा? फॉर्मूला इसका लिखो, C6H12O6 और प्लस का O2 ले रहे हैं दहन करने के लिए। और क्या ले रहे हैं बोलो? एंजाइम नहीं ले रहे हैं, विशिष्ट एंजाइम। तो लिखेंगे एंजाइम, विशिष्ट एंजाइम ले लिए। अब यह दोनों मिलकर क्या करेगा? इसको टूरेगा, ये ग्लूकोजवा का टूरेगा। तो ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? क्या मिलेगा हमें बताओ? अरे बोलो, ऊर्जा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? तो मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी मिल रहा था और ऊर्जा भी मिल रहा था। तो लिखेंगे
CO2 प्लस का जल H2O और क्या मिल रहा था, ऊर्जा मिल रहा था। कितना ही ना चीज मिल रहा था, यानी बोले तो ATP को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसीलिए हम जो है कि दिन में क्लास मतलब कि 11-12 बजे वाला टाइम में नहीं ले पाते, यही कारण। देखिए कितना गाड़ी जा रहा है आ रहा है, ये डिस्टर्ब के कारण नहीं लेते। इसको समझिएगा आप, देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। तो यह दोनों टूरा इसको, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मिल गया। अब इसको थोड़ा संतुलित कीजिए, क्योंकि आपके बुक में संतुलित किया गया है। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री में हम कुछ पढ़ाए हैं, उसमें आपको जो है कि हम संतुलित करने के बारे में बतलाए थे। ठीक है, आपको भी जो है कि पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग भी चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको भी अभी रासायनिक, ये बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तब रासायनिक समीकरण शुरू करेंगे ना, तो उसमें आपको पढ़ा देंगे। पहला चैप्टर ही है रासायनिक समीकरण, है ना रे, वो पढ़ा देंगे। तो इसको संतुलित करेंगे, अभी समझ लीजिए कैसे संतुलित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो क्या बोल रहे थे, ये समझ में। अब देखिए यहाँ कार्बन का गो है, बोलिए 6 गो, तो ये संतुलित हुआ नहीं। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी कार्बन का गो हो गया 6 गो, कार्बन 6 गो हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का गो है, तो यहाँ हाइड्रोजन का गो है, तो इसको संतुलित करना है तो क्या डालेंगे, यहाँ 6 डाल देंगे। अब कार्बन भी संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित। इधर ऑक्सीजन का गो है, इधर का गो है, कितना हो गए, 8 गो हो गया। तो इधर अभिकारक में, इसको अभिकारक कहते हैं, अभी केमिस्ट्री में घुस जाएंगे पढ़ाएंगे तो। चलिए उस छोड़िए, कितना है इसमें, कितना हो गया, ऑक्सीजन 8 गो, इधर ऑक्सीजन का गो हो रहा है, 1 गो 2 गो, कितना हो गया 3 गो, संतुलित तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन का गो है, अब यहाँ कार्बन का गो है, पहले ऑक्सीजन का गो है, 2 गो नहीं है। हम बोले थे, देखिए यहाँ पे, जब ये कार्बन इसके लिए 6 गो है, तो इसके साथ है ना ऑक्सीजन है, तो इसके लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पहले से का गो था, अब कितना हो गया, गुना कर दो, तो 6 दूना, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 गो हो गया, 12 गो हो गया आए। और यहाँ ऑक्सीजन का गो है, तो क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जब इसके लिए 6 गो है, तो इसके लिए भी 6 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन 6 गो हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, चलिए ये समझिए क्या बता रहे थे। तो हाँ, संतुलित कर रहे थे इसको। तो कार्बन इधर का गो है 6 गो है, और हाइड्रोजन कितना है 12 गो हो गया, तो इधर भी 12 गो हो गया, ये संतुलित हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन संतुलित नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे फिर, इसको बताओ। संतुलित करना है मुझे। इधर देखिए ऑक्सीजन का गो इधर, तो हाइड्रोजन के लिए 6 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 6 इसके लिए है, तो इसके लिए भी 6 गो हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का हो गया 6 गो हो गया ना। इधर वाला तो संतुलित हो गया, ये संतुलित हुआ नहीं। तो इधर देखो ऑक्सीजन का गो है 6 दूना, तो इधर 6 लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा 12 गो, तो संतुलित हो गया, हुआ। आपके बुक में इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से आ रहा है आपके बुक में, इस तरह से था, संतुलित करके बताया गया है, संतुलित करके बताया गया
है। शुरुआती में तो आपको ऐसे मिलेगा, ये मिटा दीजिए पहले, ये मिटा दीजिए, ये, ठीक है। शुरुआती में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब जब एंजाइम और O2 जब टूटेगा, ग्लूकोज को टूटेगा, तो ये मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा। जब आपको संतुलित करने के लिए कहेगा, तब आपको संतुलित करना होगा, तो कैसे कीजिएगा पता है? इधर कार्बन का 6 गो, तो इधर लिखेंगे 6 गो, इधर हाइड्रोजन का 12 गो, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गो लिख देंगे, तो 6 दूना कितना हो गया? 12 गो हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए 12 गो हो गया, तो 6 कार्बन, 6 कार्बन और 12 गो हाइड्रोजन, तो 12 गो हाइड्रोजन, 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन। जब इसके लिए 6 गो हो जाएगा, कार्बन 6 गो हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी तो साथ ही ना है कार्बन के साथ, तो ये भी कितना हो गया? 6 गो हो गया। और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ है, तो जब इसके लिए 6 है तो इसके लिए भी 6 गो हो जाएगा। तो इधर ऑक्सीजन का गो होगा, तो इधर ऑक्सीजन का गो, ये दोनों संतुलित हो गया। इधर ऑक्सीजन का गो 12 गो, तो ये संतुलित हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 6, कितना हो गया? 6 दूना 12 गो, 6 दूना 12 गो, संतुलित हो गया। जब संतुलित करने के लिए कहेगा, एग्जाम्पल में देगा या MCQ में देगा संतुलित वाला, तो ये मानना कि अब बिना संतुलित वाला देगा, तो जो बताए हैं पहले वो मानना। क्लियर हो गया? ये है श्वसन के समय निकलने वाले उत्पादक, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया पूरा? अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, पहला होता क्या होता है? तो पहला होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है? तो वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन एक होता है अवायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? इधर देखो, बताओ वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो उसको बोलेंगे वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो लिखिए, इसको लिख लीजिएगा, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन बोले तो O2 अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? अब इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें यही चीज लिखना है मुझे। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। हो गया? इसको लिखेंगे, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा? उपस्थित होता है, उसे वायवीय
श्वसन कहते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और इससे कम ऊर्जा प्राप्त होता है, बदलाएंगे आगे। और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होगा तब जाके ग्लूकोज का विखंडन होगा तो हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आपसे सवाल पूछेगा वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। तो अवायवीय श्वसन वह श्वसन जिसमें O2 की अनुपस्थिति होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है उसे क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये आप लोग शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए, इसको एडिट करेंगे फिर बनाना है मुझे जल्दी। चलिए अब ये हो गया, अब इसको एडिट करते हैं। ये समझ में आ गया ना? जिस तरह से हम लिख रहे हैं ना बोर्ड पर, उसी तरीका से आप भी जो है कि अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और ऑनलाइन वाले भी सेम टू सेम। चलिए आप बनाएंगे ग्लूकोज। चलिए देखिए कि किस तरह से वायवीय और अवायवीय के वजह से क्या क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है और ऑक्सीजन का अभाव में क्या होता है वो समझेंगे। चलिए, और पायरुवेट कैसे टूटता है, कैसे इसका निर्माण होता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले लिखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज ना टूट रहा है जी, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बताओ? ग्लूकोज का। तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज, क्या लिख देंगे? ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। ये ना टूट रहा है। अब ये टूटा तो क्या बनेगा? अब देखिएगा, ये टूटेगा तो पायरुवेट का निर्माण होगा। पायरुवेट का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है कहाँ पर था बता दूं? ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया था हमारे शरीर के? तो ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँच चुका था, यानी कोशिकीय ईंधन तक। और कोशिका में उपस्थित होता है कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। अब ये ग्लूकोज का आंशिक रूप से, आंशिक रूप बोले तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा इसका ग्लूकोज का विखंडन होता है और विखंडन होकर दो अणु पायरुवेट में टूट जाता है। कौन टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है दो अणु में, दो अणु पायरुवेट में टूट जाता है। तो ये कितने कार्बन वाला अणु है? ग्लूकोज कितने कार्बन वाला अणु है? तो 6 कार्बन वाला अणु है। क्या नहीं लिखा हुआ 6? और जब ये टूट रहा है दो भाग में, दो पायरुवेट में टूट रहा है तो कितना अणु हो जाएगा? अधिया कितना होगा? 6 का 3। तो पायरुवेट जो होता है कितना कार्बन वाला अणु होता है? 3 कार्बन वाला अणु होता है। तो यहाँ पर देखिए यह ग्लूकोज का कहाँ पर विखंडन हो रहा है बताओ? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है। अब ग्लूकोज का यहाँ पर विखंडन हुआ आंशिक रूप से, मतलब कि थोड़ा बहुत हल्का सा ऊर्जा यहाँ पर मिला और यह ग्लूकोज टूटा तो क्या, ग्लूकोज टूटा तो क्या बना? पायरुवेट का निर्माण हुआ। ठीक है, और पायरुवेट 2 अणु में टूटा तो पायरुवेट कितने अणु वाले होते हैं? 3 अणु वाले होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पायरुवेट।
अणु होते हैं, ठीक है। पायरुवेट कितने कार्बन वाले अणु होते हैं? तो 3 कार्बन वाले। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पायरुवेट कितने कार्बन वाले अणु होते हैं, तो 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। यह क्रिया, ये वाला क्रिया कहाँ हो रहा है? तो कोशिका द्रव में हो रहा है। ये वाला क्रिया कहाँ हो रहा है? तो कोशिका द्रव में हो रहा है। कोशिका द्रव में हो रहा है, तो कोशिका द्रव में हो रहा है, तो किसका निर्माण हो रहा है? तो पायरुवेट का। किसका हो रहा है? पायरुवेट का निर्माण हो रहा है। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? पायरुवेट का निर्माण हो रहा है। अब पायरुवेट के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिएगा, पहला होगा ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में। तो यहां लिख लीजिए ऑक्सीजन, मार्कर नहीं चल पा रहा है। इसमें एयर लग गया, शायद हवा लग गया। क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा पता है? तो दूसरा होगा आपका, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां लिख लीजिएगा। लिखे कैसे? अरे ये बताइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये क्लियर हुआ। और तीसरा कार्य कहाँ होगा पता है? जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होगा। ऑक्सीजन के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में होगा। अब देखिए, मान लीजिए आप जो है कि भोजन करते हैं भर पेट, मतलब कि जो प्लेट होता है उस प्लेट से आप भर प्लेट जो है कि भोजन करते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, एक दिन हम आपको भोजने नहीं दिए। क्या नहीं दिए? भोजने नहीं दिए, ठीक है। और एक दिन हम आपको क्या किए कि भोजन तो दिए, जितना आप खाते थे उससे कम दिए। तो यानी ऑक्सीजन के, यानी भोजन का क्या हो गया आपके पास? अभाव हो गया। और एक दिन भोजन नहीं दिए थे तो भोजन का क्या होगा? पूरी तरह से कमी, यानी कि अनुपस्थिति हो गया। और एक दिन आपको क्या दे दिए? भर पेट भोजन दे दिए, तो यानी कि भोजन आपको क्या पर्याप्त मात्रा में मिल गया। और ऑक्सीजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का अभाव। एक दिन हम क्या किए, आपको जितना भोजन खाते थे उससे कम दिए, तो क्या हुआ आपके पास? भोजन का अभाव होगा। तो अभाव मतलब समझ में आया? यानी कि अपर्याप्त मात्रा, मतलब कि हम आपको तो भोजन तो दिए लेकिन कम दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन तो पहुंचा लेकिन कि अपर्याप्त मात्रा में पहुंचा, फुल्ली नहीं पहुंचा, है ना, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। अब देखिए, अब क्या होता है, तो जब ये ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा ना, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तो पायरुवेट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होगा। क्या बोले? हाँ बोलिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होगा। और कहाँ होगा विखंडन? तो कोशिका द्रव में होगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में होता है। क्लियर? और
जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो क्या क्या मिलता है, तो पता है? इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा यानी कि कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है, सॉरी ATP भी मिलता है, यानी ऊर्जा भी मिलता है। तो कौन को मिलता है ATP? तो 2 गो ATP मिलता है, 2 ATP मिलता है। ये क्लियर हो गया? अब आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अभी यही देखिए, अभी यही देखिए। और यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। और यह किण्वन प्रक्रिया किसमें होता है? तो यष्टि नामक जीव में होता है। तुम्हारे बुक में नहीं लिखा होगा, है तो यष्टि नामक जीव में होता है। और यष्टि जो होता है यह एक कवक है, ठीक है? यह क्या है? एक कवक है। अभी और भी समझिए इस तरह से, महुआ का जो शराब बनता है कौन से विधि के द्वारा बनता है? तो किण्वन विधि। किण्वन विधि का मतलब होता है उस वस्तु को सड़ा गलाकर बनाना। एप्पल का जो बियर बनता है उसका क्या करता है? तो सड़ा गलाकर यानी किण्वन विधि के द्वारा उसका उस एप्पल का क्या बना देता है? बियर बना देता है। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल लिख रहा है ना, लिख रहा है ना इथेनॉल। ये समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो यहाँ पे लिख लीजिए यष्टि। क्या लिखेंगे? यष्टि, ठीक है? यष्टि में यह होता है। क्लियर हो गया? यानी कि यष्टि में यह होगा। कौन से नामक जीव में होगा? तो यष्टि नामक जीव में होता है। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पर, अब ये पायरुवेट पहुंच जाएगा कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जी? आप अपने 9th कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, तो कोशिकांग के बारे में पढ़ाया गया होगा। उसी कोशिकांग में से यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था बेंडा। ये जो है कि 9th का है, फिर भी हम आपको जानकारी दे दिए हैं। चलिए इसको हटाइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट पहुंच गया। अब ऑक्सीजन जो है कि क्या है? भरपूर मात्रा में उपस्थित है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? पायरुवेट का पूर्ण विखंडन करेगा। बोले तो पूरी तरह से पायरुवेट को तोड़ देगा। और तोड़ देगा तो हमें अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? तो ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ऑक्सीजन रहे, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा। कितना ऊर्जा? तो 38 गो ATP ऊर्जा प्राप्त होगा। समझ में आया? और क्या प्राप्त होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्राप्त होगा? और जल यानी H2O प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में यह कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, पायरुवेट का विखंडन हो रहा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यह क्रिया कहाँ हो रही थी? कोशिका द्रव में। लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति थी तो पायरुवेट का विखंडन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रथम चरण कौन हुआ? ये कोशिका द्रव। पायरुवेट का प्रथम चरण कौन हो गया? कोशिका द्रव। और ये हो गया द्वितीय चरण यानी दूसरा चरण हो गया, जहां पर पायरुवेट आकर टूट रहा है। कहाँ गया ये? टूट रहा है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल रहा है। तो
क्या क्या मिला हमें बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिला, प्लस H2O मिला, प्लस और क्या मिला, ऊर्जा। ऊर्जा। लड़की बोलबो नहीं करती है, इतना बोलते हैं तो ये नहीं बोल पाती है। 38 ATP यानी ऊर्जा मिला, ये मिला है। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप बार बार हम इसलिए बोल दे रहे हैं हम बार बार इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा तरह से यह याद हो जाए। समझ में आया? अब देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये तो हो गया, ये भी होगा। अब ये ऑक्सीजन का अभाव, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का कम अभाव, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पा रही है। जितना मिलना चाहिए ऑक्सीजन को उतना मात्रा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए यह कहाँ होता है ऑक्सीजन का अभाव, तो हमारे मांसपेशिया में, यानी बोले तो पेशी कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पेशी कोशिका। क्या लिखेंगे? पेशी कोशिका में। अब पेशी कोशिका में जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो वहाँ पर जमा हो जाता है, संचित हो जाता है, क्या चीज पता है? तो हो जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में दही में क्या होता है? दूध में दही में क्या होता है? लैक्टिक नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल समझना यार, ऐसे नहीं लिखा है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल क्लियर। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, हम समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए इस वाले हाथ से हमने अपना जो ये हाथ है राइट हैंड मेरा, उस हाथ से जो है कि हम लगातार काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, और अभाव, ये मांसपेशी हमारा थक जाएगा करते करते काम करते करते थक गया। अब थकने की वजह से यहाँ पर लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल जो होता है कि जम जाता है, जमा हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा मिल नहीं पा रहा है, जिससे हमारा हाथ क्या करेगा, दर्द करना शुरू कर देगा। ठीक है, यह हो गया। और समझिए और बतलाते हैं। गांव में देखिएगा तो अचार बनाया जाता है और मसाला लिया जाता है, उसे मूसर, उखली मूसर में कुट कुट कर उसका मसाला बना दिया जाता है और अचार में उसको भर दिया जाता है और आराम से छत पर धूप में सुखा दिया जाता है ना। तो जो महिलाएं होती है, जो स्त्री होती है, वो कहते, जब उनका हाथ जब रात में दर्द करेगा, है ना, चाहे बाद में दर्द करने लगेगा, तो कहेगी कि छत पे ना अचार पसाई रही है, वो रहती है ना, देख रहे लगा अचार पसा रहे जन उहे कह दे लगा, कहता है ना। तो उस महिला को या स्त्री को पता नहीं है कि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारणवश आपका हाथ दर्द कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल नहीं रहा है, जिससे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड जम गया हुआ है। इसी कारणवश क्या हो रहा है, तो आपका हाथ दर्द कर रहा है। क्लियर हुआ? और समझ में तो आ गया होगा आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर जो है कि आप लोग को इसके बारे में जो है कि बतला देते हैं, लिख देते हैं इसके बारे में, कैसे कैसे क्या हो रहा है ये सब लिख देंगे। इतना पहले नोट कीजिए।
तो चलिए इधर देखिए, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका मुझे डिफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं किस किस तरह से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या बतला रहे थे, तो बोल रहे थे कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच गया, सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद कोशिका में उपस्थित कोशिकीय द्रव कोशिका में उपस्थित कोशिकीय द्रव में इस ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है। आंशिक रूप से विखंडन होता है। आंशिक रूप से क्या होता है? विखंडन होता है। और कुछ और पाइरूवेट का आंशिक रूप से विखंडन होता है और दो अणु पाइरूवेट का विखंडन होता है। हो गया। और कुछ मात्रा में ऊर्जा यानी कि एटीपी का भी निर्माण होता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? एटीपी का निर्माण भी होता है। अब क्या करेंगे? तो अब क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इतना ही चीजें नहीं होगा। अब आता है पाइरूवेट के प्रकार। तो पाइरूवेट के प्रकार है तो पढ़ाते उसमें। अब देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा इसके बारे में समझ लिए, एटीपी के बारे में। इस एटीपी के बारे में क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? एटीपी, इसे यानी एटीपी को सार्वजनिक वाहक कहते हैं। अब इसे सार्वजनिक वाहक क्यों कहते हैं? तो जैसे कि समझिए, अभी हम लगातार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? लगातार बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब यह ऊर्जा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर जरूरत पड़ रहा है? तो मुंह पर, क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुंह को आवश्यकता पड़ रहा है ऊर्जा को। और वहाँ पर यह
ऊर्जा को पहुंचाएगा। कौन? तो ये एटीपी वहाँ पर ऊर्जा को पहुंचा देगा। ठीक है, अब जैसे कि समझिए, और जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा का आवश्यकता कहाँ पड़ रहा है? दौड़ने में, यानी पाँव में। तो सारा ऊर्जा कहाँ पर पहुँचाएगा? पाँव में पहुँचाएगा। तो ये शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा पहुँचाने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए इसे कहते हैं सार्वजनिक वाहक। क्लियर हो गया? तो सवाल में आपसे पूछेगा, बताइए हमारा शरीर की सार्वजनिक वाहक क्या है या किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा पायरुवेट के प्रकार। पायरुवेट प्रकार या पायरुवेट में कौन कौन सी स्थिति होती है? पायरुवेट में होती है, कौन कौन सी स्थिति होती है? तो बतलाया है, पहली स्थिति के बारे में क्या बताया है? तो पहले तो ये जान लो कई प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। लिखेंगे, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा? एक ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक ऑक्सीजन का अभाव, यही ना होगा? तो पहली स्थिति लिखेंगे, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, पहली स्थिति। क्या डालेंगे? पहली स्थिति में क्या क्या हो रहा था बताओ? पहली स्थिति में हो रहा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, हो रहा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किसमें होगा? अवायवीय श्वसन में होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अवायवीय श्वसन में, जाइए गलती लिख दिया, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का क्या होता है? तो पायरुवेट का विखंडन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। सॉरी एक सेकंड गलती हो रहा है कुछ। जब पायरुवेट टूटवे नहीं करेगा तो फिर उसका उत्पादन होगा कैसे, और उससे होगा कैसे? फिर अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होगा, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। विखंडन, पायरुवेट का विखंडन हो पाता है, इससे उत्पन्न, इससे क्या क्या उत्पन्न होता है बताओ?
इथेनॉल प्लस का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, तो इससे उत्पन्न इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में यानी 2 गो ATP, इससे उत्पन्न इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ATP का भी निर्माण होता है। यह क्रिया पाइरुवेट में यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया को किण्वन, यह क्रिया लिखेंगे यहाँ पे, यह क्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। हो गया। और क्या बोले थे? और यह ईस्ट नामक जीव में होता है। और ईस्ट क्या है? तो ईस्ट को हम बोलते हैं खमीर। क्या कहते हैं? खमीर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट एक जीव है, कवक नहीं बोले। स्टी इधर से होगा ना, सी अंदर से। आज यहाँ पर लगेगा। अच्छा, ईस्ट ना बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे होगा। हम स्टी लिख दे रहे, स्टी लिख दे रहे। ईस्ट को हम बोलते हैं खमीर। ये समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ बात? बोलो। तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन हो पाता है। इससे उत्पन्न इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस A2P का निर्माण होता है। इसको मिटा दो। इससे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ATP का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है। ये जो भी क्रिया हो रहा है किसमें हो रहा है? पाइरुवेट का विखंडन किसमें हो रहा था? कोशिका द्रव में। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। और यह ईस्ट नामक जीव, ईस्ट को बोलते हैं खमीर नामक जीव में होता है। इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए अभी इसको इरेज कर देते हैं। अब पहला स्थिति हो गया। अब आएगा दूसरा स्थिति, जिसको बोलते हैं क्या? बोलिए। तो दूसरा क्या बोले थे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। तो लिखो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या क्या हो रहा था बोलो? और ये दूसरी स्थिति किसमें होगा? तो वायवीय श्वसन में होगा। तो लिखेंगे वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन बोले तो O2
की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण या पूरी तरह से पूर्ण या पूरी तरह से वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। पायरुवेट अब पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट अब पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर पायरुवेट का पूर्ण या पूरी तरह से विखंडन होता है और यह क्रिया किसमें हो रहा है पता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और अधिक मात्रा में 38 एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण होता है। हो गया, 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, वो माइक थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, काफ़ी लंबे समय से क्लास ले रहे हैं, इसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया आपको? तो जब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो ये क्रियाएं होगी किस में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया से अधिक मात्रा में एटीपी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होता है। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब तीसरा स्थिति देखो, लास्ट तीसरा स्थिति देखते हैं कि तीसरा स्थिति क्या कहता है। तो तीसरा स्थिति बच रहा है ऑक्सीजन के अभाव में। लिखेंगे यहां पे ऑक्सीजन के अभाव में। तो ऑक्सीजन के अभाव में तो लिखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का आंशिक रूप से विखंडन होता है। ठीक है, आंशिक रूप से विखंडन होता है। यह क्रिया हमारे
मांसपेशी की पेशी कोशिकाओं में होता है। बोलिए, समझ में आया? ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट का आंशिक विखंडन होगा और यह क्रिया कहाँ होगा? तब पेशी कोशिकाओं में। कहाँ होगा? पेशी कोशिकाओं में होता है। और क्या होगा? तो और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में अधिक जमाव के कारण दर्द उत्पन्न होने लगता है। क्लियर हो गया पूरा? तो यही चीज जो है कि हम समझाए में थे, इसी को हम जो है कि लिख दिए। कहानी खत्म। समझ में आया? आए? अभी तो और बचा हुआ है, अभी और करवाते। तो चलिए, कोई बात नहीं, कल हम लोग पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। उसके बाद पढ़ेंगे पौधों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, ये पढ़ेंगे, है ना। और जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये समझेंगे। ठीक है? तो यह क्लास आपको कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और आप लोग अपने दोस्तों को तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर, इसी क्लास में। ठीक है? चलिए, जय हिंद।